अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप नाइट एडिशन। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों तकरीबन 4 रोज़ पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या बल्कि सानहा पेश आया। डंकी लगाकर यूरोप जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी एक कश्ती उलटने पर डूब गए। मुख्तलिफ ममालिक के लगभग 700 अफराद समंदर के रास्ते लीबिया से इटली जा रहे थे। जैसे ही कश्ती यूनान के पानियों में पहुंची तो उलट गई। उनमें बच्चे भी सवार थे, मर्द भी, ख़वातीन भी, सब सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 पाकिस्तानी ज़िंदा बच सके हैं। यूनान की हुकूमत रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके बाकी तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे चुकी है। यानी इत्तलात हैं कि 298 पाकिस्तानी इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हादसे का शिकार होने वाले 35 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है। इस वाक़े को 4 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा और वजारत दाखिला की तरफ से अभी तक हतमी फ़िगर सामने नहीं आ सके। इसकी एक वजह यह भी है कि डंकी लगाकर या गैर कानूनी तरीके से वीज़े के बगैर यूरोप में दाखिल होने वाले यहाँ से भी तो ज़ाहिर है छुप कर निकलते हैं, इसलिए उनके रिकॉर्ड का भी फौरी पता लगाना मुश्किल भी होता है और ये ज़ाहिर है टाइम टेकिंग सारा प्रोसेस है। और जब तक बॉडीज सामने नहीं आती तब तक पहचान भी नहीं हो सकती। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात तवातर से सामने आ रहे हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से जाते हुए अपनी जान से गए। नई ज़िंदगी की तलाश में मौत को गले लगा लेते हैं वो लोग। अब उनसे इन अफराद की गलती कहें कि वो गैर कानूनी तरीके से क्यों गए, तो सवाल तो ठीक है, लेकिन फिर जब मुल्क के हालात और बेरोज़गारी को देखा जाए तो इनकी गलती बड़ी छोटी लगने लगती है। और गलती उन हुक्मरानों की नज़र आने लगती है जो उन्हें रियासत पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, कारोबार नहीं दे सकते। इस अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया रंजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल 19 जून को कौमी सोग मनाने का ऐलान किया है और सारे वाक़े की तहकीकात के लिए एक 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। हम ज़रा लेट जागे हैं। यूनान के अवाम ने तो 2 रोज़ पहले ही जब ये ख़बर आई थी तभी से उनके जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए थे इज़हार यकजहती के लिए, सोग मनाने के लिए। हमें ज़रा थोड़ी देर के बाद जाग आती है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया है। रोज़गार के लिए पाकिस्तान के जाने की ख्वाहिश, पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश हमेशा से लोगों की रही है, लेकिन पिछले 1 साल से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो हुआ है, उसके बाद बाहर जाने वालों की तादाद बहुत गुना बढ़ गई है। गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना गलत, लेकिन सवाल है कि उन्हें यहाँ कुछ रोज़गार मिलता तो क्या कभी ये डंकी मारकर बाहर जाने का सोचते? यहाँ खाने के लिए 2 वक्त की रोटी होती तो ये क्यों एजेंट को उधार उठा कर पैसे देते? बच्चों का उनका मुस्तकबिल यहाँ पर नज़र आता तो डंकी मारकर बाहर जाने का क्यों सोचते? यहाँ तालीम के मुनासिब मौके होते तो ये डंकी मारकर बाहर जाने का क्यों सोचते? उन लोगों को भी पता होता है कि ये गैर कानूनी रास्ता है, लेकिन शायद यहाँ के हालात उन्हें इतना तंग कर देते हैं कि डंकी मारकर जाने का जो रिस्क है, जानलेवा रिस्क ले लेते हैं। नाजरीन, जब मुल्क में महंगाई की शरह 40% हो, लाकानूनियत का बोलबाला हो, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, तो क्यों ना कोई डंकी मारकर बाहर जाने का सोचे और मौत को गले लगाए। ये कोई जायज़ या सही रास्ता नहीं है। मैं जब से ये वाक़या पेश आए सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों की फैमिलीज़ की मैं बातें सुन रही हूँ। किसी ने एक फैमिली से ये सवाल पूछा था कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान में रहते। वो कहते नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था पाकिस्तान में रहते, बाहर जाके नौकरी एटलीस्ट मिल तो जाती है, हमारी करेंसी को की वैल्यू नहीं है, उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है। अभी भी लोगों की, इस हादसे के बाद भी लोगों की ये सोच है कि पाकिस्तान से तो बाहर के हालात अच्छे हैं ना, बाहर चले नौकरी महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, मिल तो जाती है ना, वहाँ पर आपको आपकी मेहनत की हक हलाल की कमाई, उसका नतीजा तो मिलता है ना। ये अभी भी सोच है लोगों की इस हादसे के बाद भी। ये हाल है हमारे मुल्क का। नाजरीन, मिडिल क्लास तबके के पास मुल्क में रहने के पैसे हैं ना मुल्क से बाहर जाने के, तो फिर जीने के लिए ऐसे गैर कानूनी हरबे नहीं आजमाएगा तो फिर वो क्या करेगा? ये तमाम लोग किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? हमारे साथ एक मुतासरा जो फैमिली है, एक लड़का है मोहम्मद उमर, सियालकोट का भानुपिंड है, यहाँ की ये फैमिली है। मोहम्मद उमर ये इसी बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो इटली जा रही थी लीबिया के रास्ते। अभी तक मोहम्मद उमर का कुछ पता नहीं है। मोहम्मद उमर के वालिद मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है यूसुफ साहब? हाँ जी, आ रही है आवाज़ जी। हम आपकी तकलीफ़, आपके दुख को बिल्कुल समझ सकते हैं। क्या कोई खैर खबर आई आपके बेटे की? नहीं भाजी, किसी किस्म की कोई खैर खबर नहीं आई। अज 8-9 दिन हो गए ने, हालां तक कोई किसी किस्म का बच्चे का पता ही नहीं लगता पिया। मीडिया वाले बड़े आउंदे ने, मीडिया वालियां दी बड़ी बड़ी मेहरबानी है मीडिया साडी दी। उन्होंने सानू कल्ले मीडिया ने आके इत्थे पुछया ते साडी हर नू मीडिया अगे, हुकूमत अगे यही अर्ज की है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नहीं, अब तो आप जो हैं वो हुकूमत से अर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा कहाँ है जिसके थ्रू गए? आप लोग इसके बारे में सोचते क्यों नहीं हैं, जब आप लोगों को पता है कि ये गैर कानूनी तरीका है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। हम तो सुनते हैं कि जानबूझकर भी कश्तियों को डबो दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, धक्के दे दिए जाते हैं समंदर में। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। तो फिर कौन है वो शख्स जिसने आपको, आपके बेटे को ये सुहाने ख्वाब दिखाए, रोशन मुस्तकबिल के झूठे ख्वाब दिखाए और भेजा? किस एजेंट के थ्रू गया आपका बेटा? एक एजेंट सी गुजरात का, गुजरात के एजेंट का नाम सी मैनू नहीं पता नाम। देखा कितने सादे हमारे लोग हैं, आपको तो एजेंट का नाम ही नहीं पता। एक गुजरात का एजेंट सी, एक गुजराले दा सी चाचा रियासत। अच्छा, इन्हां दोवां नाल साडी गल होई है। इन्हां दोवां ने सानू आख्या भाई जी तुहाडा बिल्कुल बाइज्जत तरीके नाल बच्चा असीं खड़ांगे, तुहानू बच्चे नू बिल्कुल किधरे राह च एक मिनट भी तुरना नहीं पएगा। कितने साल का था आपका बेटा? 23 साल का था। 23 साल का था। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था? नहीं जी, 12 पढ़ा था, वेल्डिंग का कारीगर था, स्टील के काम का। तो क्यों सोच आई कि गैर कानूनी तरीके से जाए यहाँ पर? वो क्या उसका काम नहीं चल रहा था वेल्डिंग का? क्या मसला क्या था? हमारा काम इधर बड़ा चल रहा था। जो लड़के पहले उधर गए थे उसके दोस्त, उन्होंने उन्होंने फोन करके दसिया कि असीं चले हैं, साडे नाल आ। अच्छा, अभी इस कश्ती में इसके दोस्त भी सवार थे? हाँ जी, अगे जेडे ने 10-12 दोस्त अलाउड उत्थे ने। उनका भी कोई नहीं? वो कहाँ पे है? वो इटली में है या इसके साथ जा रहे थे? पहले से मौजूद है? साथ जा रहे थे। वो लिबिया में है। वो लिबिया में मौजूद है? वो इस कश्ती में सवार नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे कश्ती में शुमार। कश्ती में सिर्फ 3 आदमी हमारे गांव के शुमार थे। एक तो बच गया है, जो बाकी लिबिया रुक गए। दो जो है, 2 का पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, उनकी फैमिली से भी आपकी बात हुई है? कुछ पता नहीं चल रहा। तो उस एजेंट को पकड़े ना। कितने पैसे दिए आपने उस एजेंट को? 23 लाख रुपया। अल्लाह, 23 लाख रुपया! 23 लाख रुपए आपने इकट्ठे करके दिए? हाँ जी, मेरे को गड्डी सी एक एवरी मेरे भाई बाहर होंदे ने, उन्हें लैके दित्ती सी ते कुछ भाइयों कोलों पैसे लैके गड्डी वेच के ते पैसे दिते ने। तो इतने पैसे देने से पहले उस एजेंट का कोई अता, कोई पता, कोई उसका घर? हमारे पास इधर दुकान है हमारी वेल्डिंग की। इधर आया चाचा रियासत, और दूसरे का मुझे नाम हाजी आसफ। अच्छा, हाजी आसफ गुजरात का है, चाचा रियासत जो है वो गुजरांवाले का है। अच्छा, तो उसको पकड़वाए ना, कोई पुलिस से राब्ता करें, उसको पकड़े। वो कहाँ पे है? हमारे पास FIA आई थी, उनको हमने नंबर दिया था। उन्होंने आख्या जी इन्होंने नंबर ही बंद हो गए ने, इन्हों का कोई असी की करिए, कितों लभीए? कहते फिर भी असी लभ के इन्हों फड़ने हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसके दोस्तों में, उमर के दोस्तों में एक वो भी लड़का शामिल है जो बच गया है? हाँ जी। तो वो क्या बताता है? उससे बात हुई है आप लोगों की? हाँ जी, हाँ जी, बात हुई थे उससे। वो वापस वो कहाँ पे है अभी जो बचने वाला है? वो यूनान है। अच्छा, वो बच गया है। वो क्या कहानी बताता है? क्या हुआ था? कैसे कश्ती डूबी? वो ये दसता है कि वो आंदा है कि ਅਸੀਂ 4 दिन यूनान रहे हैं। अच्छा, जिन्हां दे विच सानू किसी यूनान चो नहीं पूछा कि ਅਸੀਂ कल्ले ਜਿਹੜਾ बंदा भी मिलिया ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ कि सानू खुदा वास्ते कश्ती चो बचाओ। 4 दिन हो गए ने यूनान दे सैल ते ਅਸੀਂ खलोते हैं
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਕਰ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ 750 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 104 बंदे 10 में बचे। मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही है ना कि वो जो बचाने के लिए जहाज आया था उसने रस्सी इसलिए डाली थी कि इनको बचाया जा सके। ऐसा ही बताते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए, यकीन करें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब आप लोग इतने पैसे दे के भी जो है ना वो कुछ खरीदते नहीं है सिवाय मौत के अलावा। तो हमारी दुआ है कि जो आपका बेटा है वो भी कहीं खैर खैरियत से हो, जिस तरह बाकी लोग कुछ बच रहे हैं सामने हैं वो। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप पुलिस के साथ रब्ता करके ऐसे जो घिनौने कारोबार करने वाले लोग हैं, ये जो एजेंट जिन 2 लोगों का आप नाम बता रहे हैं, इनको ज़रूर पकड़वाएं, इनके फैमिलीज़ तक पहुँचें। इनसे जो दिया हुआ पैसा है 23 लाख तो उसने सिर्फ आपसे लिया ना, पता नहीं और न जाने कितने लोगों से 23-23, 30-30 लाख रुपया उसने इकट्ठा किया होगा। हाँ जी, ऐसा ही सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बेटे की ज़िंदगी करे, खैरियत से आपका बेटा हो, वापस आए। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, हमारी हुकूमत को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं और स्पेशली ये गैर कानूनी तरीके से कैसे पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल जाते हैं, यहाँ से दुबई से फिर आप लिबिया पहुँचाते हैं। ये हमारी हुकूमत को भी इस सारे मामले को देखना चाहिए और स्पेशली FIA का ये काम है कि वो इन एजेंट्स को जो गैर कानूनी तरीके से पहुँचाने की हामी भरते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके लोगों को मौत के अलावा वो कुछ देते नहीं हैं, तो इन लोगों के साथ जो है ना वो आप ज़रूर इनको सज़ाएँ जो हैं वो मिलनी चाहिए। अब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान की तारीख नई सियासी जमातों के क़याम से भरी पड़ी है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट फूट गई तो इसके बतन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जन्म हुआ। तकरीबन 100 छोटे बड़े रहनुमाओं ने एक ही अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 मई के वाक़यात की फिर मजम्मत की और तहरीक-ए-इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहा। इसमें ऐसे रहनुमा भी शामिल थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे माथे पर गोली मार दें, पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ ने तो जन्म जन्म साथ निभाने की कस्में खाईं। लेकिन बात ये तब बढ़ गई जब ये रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी में स्टेज पर बैठे देखे गए। कहानी ने फिर ट्विस्ट लिया जब फवाद चौधरी, मुराद रास, इमरान इस्माइल और अली जैदी की बॉडी लैंग्वेज पर बड़े सवालात उठे और अफसरदा चेहरों को देखकर बहुत से मतलब निकाले जाने लगे, जैसा कि किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर बिठाया हो या फिर गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियों के मौसम में भीगने से बचाव की पॉलिसी अपनाई गई हो, या ये भी हो सकता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अपना आइंदा सियासी मुस्तकबिल उन्हें बेहतर नज़र आ रहा हो, क्योंकि और कुछ हो ना हो जहांगीर खान तरीन के जहाज़ की सैर तो मिल जाती है, जिसका मज़ा माजी में भी तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे सियासतदान ले चुके हैं। अब 9 मई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने वाले महमूद मौलवी का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन किया है, ना ही उस दिन तकरीब में मौजूद फवाद चौधरी ने, अली जैदी ने और इमरान इस्माइल ने ऑफिशियली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। नाजरीन, मौलवी महमूद साहब ने यह भी इंदिया दिया कि आने वाले 1-2 रोज़ में वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि उस दिन पार्टी क़याम की तकरीब में मौजूद लोग ख़ुद इस पार्टी से दूर क्यों रख रहे हैं, अपने आप को दूर क्यों रख रहे हैं। यहाँ ये भी कन्फ्यूजन है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अब तक कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं हुआ है। इसी हवाले से मेरी भी PTI छोड़ने वाले एक सीनियर रहनुमा से बात हुई जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग में मौजूद थे। उन्होंने मुझे ये वाज़े कहा कि मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब को ज्वाइन नहीं किया, मैं सिर्फ तरीन साहब के खाने पर गया था। पार्टी ज्वाइन की है, ना ही अभी कोई फ़ैसला किया है। तो सवाल उठ रहा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी का जो जहाज़ है ये टेक ऑफ करते ही हिचकोले खाना क्यों शुरू हो गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इस्तेहकाम कब आएगा? अगर पार्टी के अंदर ही इस्तेहकाम नहीं होगा
ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होंगी तो वो जमात मुल्क में तब्दीली क्या लाएगी। सवाल तो ये भी है कि पार्टी के अंदर लीडरों की तो बहुत बहुतात है, मगर सपोर्टर्स कहाँ हैं, वोटर्स कहाँ हैं। क्या जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले लोग हैं, क्या तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर उनके साथ खड़ा है। फिर नई पार्टी के क़याम के चंद दिन बाद ही जहांगीर तरीन साहब के लंदन जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तरीन साहब पार्टी को मंशूर दिए बग़ैर, कोई ऐलान किए बग़ैर ही लंदन क्यों चले गए। और फिर लंदन में नवाज शरीफ से मतवक्के मुलाकात के हवाले से भी चगमगोइयाँ हो रही हैं। सवाल उठता है कि अगर यही हालात रहे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात में क्या नतीजा हासिल कर सकती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दुरुस्त कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, क्योंकि अभी तक तो कोई मानने को तैयार नहीं है जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी है कि हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। अगर मैं दुरुस्त हूँ कि मैंने आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रहनुमा कहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैंने दुरुस्त कहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसका मतलब आपने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है? बिल्कुल। अपनी खुशी से की, सोच समझ के की, फैमिली के मशवरे से की, कहीं से प्रेशर तो नहीं था? देखिए शाजिया, मैं आपको ये बताऊं कि जब 9 मई का सानिया हुआ तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जी कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूं या मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूं। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वहां पे जो भी पीटीआई से या किसी और पार्टी से भी वहां पे लोग आना चाहेंगे तो ये लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप होगा। 15 साल हमने दिए एक पार्टी को, मैंने दिए, और एक पूरी एक जद्दोजहद लड़ी है। उसमें कुर्बानियां थी, उसमें वसाइल थे, उसमें हर चीज थी। तो आपने सियासत से ब्रेक लेने का तो नहीं कहा था, लेकिन उस दिन आपकी आंखों में नमी भी थी, आप अफसुर्दा भी थे, आपका लहजा बड़ा अफसुर्दा था, बॉडी लैंग्वेज बड़ी सैड थी। इसलिए क्योंकि देखें 15 साल आपने जिंदगी किसी को दिए हों। मैंने अपनी पर्सनल फैमिली से ज्यादा मैंने पीटीआई को प्रायोरिटी दी हमेशा। तो जब आप इतनी पुरानी वाबस्तगी को छोड़ते हैं ऑब्वियसली आप इमोशनल हो जाते हैं। आप 15 साल की बीवी को छोड़ें तो आपको मेरे ख्याल से उस वक्त भी होगा शायद। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन द सेंस के किसी भी चीज के अंदर आपने 15 साल लगाए हो और आपने सिंसियरली लगाए हो और आपने पूरी उसमें उस जद्दोजहद का पार्ट हो और आपने हर किस्म की सैक्रिफाइस दी हो, तो मैं समझता हूँ शाजिया कि एब्सोल्युटली आप मेरे ख्याल से अगर इंसान हैं तो आप जरूर इमोशनल हो। मुराद राज साहब, जिन लोगों के साथ आप लोग जाकर मिल रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग उन्हें कोई चीनी चोर माफिया, चीनी माफिया कहता रहा, तो कोई लैंड माफिया कहता रहा, कब्जा माफिया कहता रहा, तो उन्हीं लोगों के साथ मिलना ज़मीर कैसे मानता है कि जब एक पार्टी में थे आप लोग, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, इल्ज़ामात भी लगते थे, इन्हीं अलकाबात से नवाजा जाता था जो मैं कह रही हूँ, फिर उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिल जाना, तो कोई ज़मीर कोई झंझोड़ता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं? देखिए बात सुने, इसमें शाजिया इस तरह है कि ये लोग सब हमारी पार्टी का ही हिस्सा थे ना पहले। अब तो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, अब तो लोग इनको मिलने के लिए, इनके साथ जफियां डालने के लिए, इनके जहाजों में फिरने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और जिन्होंने सब कुछ किया आपको आपकी हुकूमत बनाने के लिए भी, तब कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे ही कोई छोड़ता है, पता नहीं इस तरह समझते हैं पीटीआई वाले के जिस तरह पता नहीं हमने कोई गुनाह कर दिया छोड़ने से पीटीआई को। देखिए पॉलिटिकल जिंदगी के अंदर लोग पार्टीज बदलते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उसी तरह है कि अगर आप एक अकाउंटेंट कंपनी के अंदर हैं और अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल के साथ लग जाते हैं। अगर आप फाइनेंस के कोई not at all. It's not about company, it's not about hospital. It's about पूरे 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसको आपने चलाना है, उसके सामने आपने मैनिफेस्टो रखना है, उसके सामने अपना आप लोगों ने बताना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने को इतना बड़ा जो गुनाह कहा जा रहा है वो नहीं होता। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज करें। अब जो मेरा पहले 15 साल एक नजरिया था, मैं वो नजरिया तो नहीं बदलूंगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए या लोगों के लिए पॉलिटिक्स शुरू की, और मैंने जो कुछ किया अपने हलके के लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए जब मैं मिनिस्टर था,
तो मैं तो उसी तरह चलूंगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जो चीजें मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर की आम आदमी के लिए, मैं उससे पीछे हट के अब कहूंगा कि मैंने नहीं, आम आदमी के लिए नहीं करना। आपको पता है, आपके साथ मेरी काफी बातचीत होती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब मैं मिनिस्टर था। आपको पता है, जब डिफरेंस जो क्रिएट करना है तो आप वो अपना माइंडसेट तो कभी भी नहीं चेंज कर सकते ना। आप पार्टी चेंज कर सकते हैं, मगर जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी बेसिक वैल्यूज हैं, वो तो कभी भी चेंज नहीं तो होता। नजरिया वही अगर है, वो नया change हो जाए- पाकिस्तान, करप्शन का खात्मा, लगभग लमसम वही नहीं, चीजें होंगी सबसे जरूरी- कि नहीं? नहीं, सबसे जरूरी चीज क्या, जिन हालात में मुल्क चला गया है, जिन हालात में आम आदमी की जिंदगी चली गई है, जिन हालात में आम आदमी रह रहा है, और आपने देखा जो आज भी सानिया हुआ, जिस तरह लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं और वो किश्ती डूब गई और नौजवान बीच में अपनी जानें दे दी, तो आप सोचे कि कितनी डेस्परेशन होगी इस मुल्क के अंदर कि सबसे जरूरी चीज जो होती है शाजिया, वो होती है आपकी जान। वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, उसको रिस्क पे लगाने के लिए तैयार थे कि वो किसी तरह मुल्क से 1 बाहर करोड़ चले नौकरियां जाएं दी और नहीं ना उनको तहरीक बेहतर- इंसाफ ने, क्या करें? ये नारा, ये जो जवानों में आप लोगों ने एक शऊर जगाया, बेरोजगारी का खात्मा, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी तो पूरा नहीं हुआ ना कहीं आप लोगों का भी तो, तहरीक इंसाफ का भी तो कसूर है। देखिए, ये तो मल्टीपल जगहों पे प्रॉब्लम्स थी और हैं और बढ़ती जा रही हैं। सो इन सब का हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वरना जिस डाइव में इस वक्त हम हैं, उस डाइव से ना निकले तो अनकरीब, अमीन आपको पता है, मैनिफेस्टो कब दे रहे हैं आप? 2 महीने ऑलमोस्ट रह गए हैं असेंबली डिसॉल्व होने में। अल्लाह करे नए इलेक्शंस हो जाएं, आइन और कानून का जो तकाजा है उसको पूरा किया जाए, तो मैनिफेस्टो कहाँ है आपका? तरीन साहब यहाँ पर है नहीं, तो कौन देख रहा है सारे मामलात को? अलीम खान साहब देख रहे हैं। मैनिफेस्टो कब लेकर आएंगे? पार्टी में क्या और लोगों के आने की भी तवक्को है तहरीक इंसाफ से? एक तो ये है मेरे ख्याल से मैंने पार्टी ज्वाइन की, बात हो रही है मैनिफेस्टो की। शायद आप मुझे ये बताएं कि कितने कितने खूबसूरत मैनिफेस्टो बनाए गए पार्टीज के, ठीक है, कितनी इम्प्लीमेंटेशन उनमें से होती है उस मैनिफेस्टो की, कितना जबरदस्त डॉक्यूमेंटिंग बनाया जाता है, और उसमें से उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन वो पार्टी करती है। मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट होता है और वो डॉक्यूमेंट तक ही रह जाता है। और तो जरूरत है जिस चीज की ना, वो इस रियलाइजेशन की जरूरत है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या चीजें करनी है, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो कि MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, ये सब रह चुके हैं, सबको पता है कि प्रायोरिटी क्या है। फिर आपने दूसरा सवाल पूछा कि सब लोग आ गए तो वोट कहां से आएगा? पार्टी भी बन गई है, MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स भी आ गए हैं, इंशाल्लाह ताला वोटर भी आ। अच्छा, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो जो इलेक्टेबल्स आए हैं उनके साथ ही शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, ये जब इलेक्शन आएंगे और इंशाल्लाह ताला हम तगड़ा इलेक्शन लड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आएगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है जो मौलवी महमूद साहब ने कहा कि बशमूल उनके फवाद चौधरी, अली जैदी, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं की है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी? मुझे ऐसी बात कोई पता नहीं। शाजिया, मैं आपको बताऊं, ऐसी बात कोई बिल्कुल पता नहीं है। उन्होंने किस बेसिस पे की है मौलवी साहब ने, मुझे नहीं पता। चले मौलवी साहब ने अगर मौलवी साहब की अगर बात को हम जरा एक साइड पे रख दें तो आपके ज़ाहिर है कॉलीग्स रहे हैं, आपके दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, पर्सनली तो कोई बात हुई होगी ना कि उन्होंने ज्वाइन करी है या नहीं? वो दोनों जगहों पे थे, जब डिनर हुआ था वहां पे भी वो थे और उनसे काफी देर में ही बातचीत हुई थी, और दूसरी चीज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो वहां पे भी थे। सो इसलिए जो भी ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस कि वो ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा, फाइनली मेरे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात बदलें या ना बदलें, मगर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है दिनों की बजाय घंटों में ज़रूर बदल जाता है। यहाँ सियासी मफाद को आगे और वतन अजीज़ को पीछे रखना बड़ी आम सी बात हो गई है। PDM इत्तेहाद की मिसाल हमारे सामने है। नारा तो रियासत बचाने का था, मगर 14 महीनों में रियासत का जो हाल हो गया है
वो आपके हम सब के सामने है। महंगाई हो, सिक्योरिटी हो, मईशत सब दावों में ही रह गया है और ज़मीनी हक़ाइक़ में जो कारकर्दगी है ये ना होने के बराबर है। अब सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे हुकूमत के दिन पूरे होने के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे हुक्मरान इत्तेहाद भी हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्शन का ऐलान होना बाकी है मगर हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की एक दूसरे पर अब लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई है। क्या आइंदा इलेक्शन में अपना अपना हिस्सा लेने का वक्त आ गया है? हर तरफ एक ही आवाज़ है, मेरा हिस्सा कहाँ है, लेकिन मुआशी बदहाली की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि रियासत बचाने वालों को अब अपनी अपनी सियासत बचाने का ख्याल क्यों आ रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है, एक तरफ से शिकवा होता है तो दूसरी तरफ से फौरी जवाब शिकवा आ जाता है, यानी हुकूमत भी अपनी है और अपोजिशन भी खुद ही की जा रही है। कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ही वज़ीर आज़म को वार्निंग दी कि तहफ़्फ़ुज़ात अगर हमारे दूर ना हुए तो पीपल्स पार्टी बजट में वोट नहीं देगी, जिसको रिस्पॉन्ड नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कुछ ऐसे किया कि कौमी असम्बली में बजट जाने से पहले काबीना से मंजूर हुआ, हर मुशावरत में पीपल्स पार्टी शामिल थी। बात तो सही है, तो अब एतराज़ कैसा? मतलब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का जो मेयर जीता है उसकी जीत पर सवाल उठा रही है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये इख्तलाफात प्याली में तूफ़ान उठाने की कोशिश है या महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है ताकि आइंदा इलेक्शन से पहले कोई बयानिया हाथ आ सके। अब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक इजलास बुलाया है। क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मना पाएगी? अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत कैसे चलेगी? आने वाले दिनों में मुल्की सियासत कौन सा नया रुख इख्तियार करने जा रही है? बड़ी अजीब सी बात हमें लगती है पार्लियामेंट में कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो अपोजिशन लीडर वाली जो बातें होनी चाहिए वो उनके मुँह से हमें नज़र नहीं आती हैं। जो आजकल एक अपोजिशन की जो रहनुमा है वो बड़ी एक्टिव हुई है, GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा आपका। आजकल आप हमें बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। जो रोल राजा रियाज से हम तवक्को करते थे या उनका होना चाहिए एज एन ओपोजिशन लीडर, जो चीज़ें जो सवालात आप उठाती हैं उनको उठाने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी जो बजट तकरीर थी बड़ी इमोशनल थी, आपने कहा कि अब तो बोलने का भी दिल नहीं करता। कोई डर है, खौफ है, धमकियां आपको मिल रही हैं जिसका जिक्र भी आपने किया? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने कहा कि डराए मत, इसमें कोई धमकी का लफ्ज़ नहीं था। और मुझे एतराज़ इन लोगों पे था कि जो असेंबली में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं वही हर बात के ऊपर, या आई एम सॉरी आपके मीडिया में से भी कुछ जिन लोगों के साथ थोड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो वो मैं पिछले 20-25 दिन से ये सब सुन के मेरे कान पक गए थे कि तो मैंने उनको यही कहा था कि जिस वक्त आप लोगों की, तो वो कहते हैं ना कैंपेन में दीवारों पर लिखा हुआ देखा है बचपन से कि नडर, बेबाक और दलेर की आदत, और आपको ये 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे बनकर आए हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो यही जो मेरे साथी हैं, यही पिछले 20-25 दिन से यही हो रहा है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या होगा मेरे साथ? नहीं, कौन से साथी? हुकूमत की तरफ के लोग या आपकी अपनी पार्टी के साथी? कुछ हुकूमत के ज़ाहिर जिनके साथ है उठना बैठना, और ये जो कुछ हमारे ओपोजिशन में बैठते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि कान पक गए थे मेरे कि अभी कल की बात है कि कल आके हम आपको एक मुझे कहा गया कि एक बहुत मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मुझे मुखलिसाना मशवरा तो दे रहे हो, तो इसकी मुझे कोई थोड़ी सी तफसील भी बता दो कि कोई मुझे क्या कहेगा या क्या करेगा। मुखलिसाना मशवरा था क्या और किसकी तरफ से था? हुकूमत की तरफ से था या आपकी अपनी पार्टी के किसी बंदे की तरफ से था? मेरी पार्टी की तरफ से। जब हम लोग ओपोजिशन लॉबी में बैठते उनकी तरफ से मुखलिसाना मशवरा ये था कि खामोश हो जाओ, तुम बात करती हो तो लगता है कि PTI का बंदा बात कर रहा है। मैंने कहा देखिए, हक सच की बात इंसान को करनी चाहिए, और अगर किस किस्म के हालात हैं, अभी तो उन हालात पर कोई बात ही नहीं हुई। तो उस वक्त मेरी यही बात थी कि अगर मैं उसके ऊपर जैसे सवाल उठ रहे हैं, अगर मैं उठाऊंगी तो क्या मुझे भी वो क्या कहते हैं गद्दार करार दिया जाएगा? सवाल मेरा बेसिकली ये था, और फिर बस ज़ाहिर थोड़ा जज्बाती इसलिए हो गई, इसलिए कि मैं जो खवातीन, मैं बरमला नाम लूँगी, आलिया हमजा मलिक के घर में जो हुआ, और मैं गई हूँ, और जिस तरीके से, जिस ट्रॉमा से उनकी घर वाले गुजर रहे हैं, कि भाई अगर कसूर उसका था, गलती थी ना, गुनाह तो नहीं था ना।
नहीं, ये गलती बहुत बड़ी थी, गलती बहुत बड़ी थी। तहरीक इंसाफ वालों ने जो किया इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। गलती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी गलती थी। मैं कह रही थी, मेरा कहने का मकसद ये है कि घर वालों का क्या कसूर, जो आपसे मैं बात कर रही हूँ वो तो नहीं होना चाहिए था। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ ना कि ये जो पक रहा था, लावा पक रहा था, इसका सद्देबाब होना चाहिए था। मैं तो पहले दिन से, जिस वक्त असेंबली में भी कहा था, जब ये करारदाद लेकर आए थे, तो मैंने इनको, पीडीएम वालों को, इन्हीं के बयानात याद करवाए थे कि हमारे जो शोहदा कुर्बानी देते हैं, जो बॉर्डर पे जवान लाशें उठाते हैं, जिन घरों में वो ताबूतों में लाशें जाती हैं, क्या आप और मैं वो तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे तो बच्चे को कांटा चुभ जाए तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, तो वो भी तो माओ के बच्चे हैं। तो उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, और जो आप और हम रात को सुकून से सोते हैं, मैं उस किसी चीज से भी वो डिनाई नहीं कर रही, किसी चीज को नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल। और मैं तो हमेशा कहती रही हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। किसी मुल्क का आइन होता है, किसी की पार्लियामेंट होती है। मैं कहती हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप मेरी स्पीचेस भी उठाकर देख ले, तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी अफवाज पाकिस्तान को भाई, राजा रियाज साहब सिर्फ उनके नाम के साथ ऑपोजिशन लीडर लगता है, उनका रोल ऑपोजिशन लीडर्स वाला क्यों नहीं है? अब क्या कह सकती हूँ मैं? आप बैठती हैं, आपके साथ मुलाकात होती होगी, ऑपोजिशन लीडर हैं वो, आपसे तो बड़ी गपशप रहती होगी, तो उनसे कभी पूछा नहीं है कि आपका रवैया कैसा है? आप हुकूमत में हैं, आप हमारे साथ हैं? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने पूछा था कि अगर आपको पीटीआई से इख्तलाफात थे, जो आप अपनी पार्टी के साथ, जो बाकी लोग थे, ज़ाहिर है ये भी कोई वो डाई हार्ट तो पीटीआई के थे ही नहीं। अब आपको पता भी है कि क्या सिनेरियो बना था, और ये लोग जिस तरह वो आए थे, तो वो क्या कह सकती हूँ कि मैं उस चीज की मजम्मत करती हूँ। और मैं कहती हूँ, मैं तो उन यूट्यूबर्स के लिए भी कहती हूँ कि जिन लोगों ने एक पाकिस्तान में बवाल मचाया हुआ है, जो बाहर से बैठकर, अब 2-3 लोग हैं, मैं नाम क्या लूं, कि जिस वक्त वो 6-7 माह से लोगों के जहर कानों में जहर उंडेल रहे थे और इस किस्म की बातें कर रहे थे, खामोश मुजाहिद ने ये कह दिया, खामोश मुजाहिद ने वो कह दिया, तो क्या उनको उनका रास्ता रोकने का कोई वो नहीं था? मेरा तो जो मुतालबा था, जो उस वक्त की पंजाब हुकूमत है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने पकड़ लिए, घर वालों के साथ कुछ ना करें। यानी कि अगर कोई मेरा गुनाह या मेरी गलती होगी तो वो बच्चों को उसकी सजा ना मिले। मेरे कहने का मकसद ये था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, आगे पीछे के अल्फाज बिल्कुल ऐसे टॉक्स वो बनती है कि फिर वो आप, ज़ाहिर अच्छा नहीं होता कि भाई आप इस मुल्क में रहते हैं। हमारी पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बताएं कि इलेक्शंस के हवाले से हमारे सियासतदानों की क्या सोच है, ऑपोजिशन की क्या सोच है? ये बातें तो अपोजिशन राजा रियाज साहब की तरफ से आनी चाहिए जल्द इलेक्शन की, लेकिन अब तो हुकूमत के जो इत्तेहादी उनको जल्दी पड़ गई है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के मैदान में अब आना चाहिए, वो उनके कुछ अपनी रिजर्वेशन शुरू हो गई हैं, उनके अपने लड़ाई झगड़े खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, बजट पर वोट ना देने की धमकियाँ लगाना शुरू हो गए हैं। तो क्या खिचड़ी क्या पक रही है? सियासतदान इलेक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं? देखेंगे, जो इत्तेहाद था, ये तो जो भी पार्टीज है, जो मेन 3-4 पार्टीज हैं, वो तो आपस में उनका फितरी इत्तेहाद है ही नहीं। आज तो वो ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी शायद कुछ इस किस्म का बयान दिया है कि जिन क्या कहते हैं कि वो कुत्तों की मुहिम के लिए पैसा था, कि वो कुत्ते परेशान है कि वो पैसा कहाँ गया। तो ये जब गैर फितरी इत्तेहाद होता है तो वो आपकी की भी अगले बंदे को कहाँ लगता है। तो अब तो वो कह रहे हैं ना कि सास की तरह एक मुहावरा है कि बात उस पर आ गई हो कि आटा गूंथती हो, आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। अब तो इतनी छोटी बातों पर एतराजात इनके शुरू हो गए हैं। तो ये इत्तेहाद चलता हुआ लग रहा है। वैसे तो 2 महीने रह गए हैं असम्बली के वक्त में, ये इत्तेहाद पहले खत्म हो सकता है या आपको लग रहा है मुकम्मल करके अपना वक्त इलेक्शन में जाएंगे ये लोग? अगर इनकी अपनी अपनी बका की जंग है तो नून लीग बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो अपनी कोई थोड़ी सी चंद एक अचीवमेंट से वो समझ रही है कि शायद हम लोग मतलब सब कुछ सीधा वो हो गया, लेकिन ये इत्तेहाद मुझे चलता लेकिन मुझे राजा रियाज साहब की एक बात बड़ी अजीब लगी। वो भी ये बात कर रहे हैं कि हमें तो तब तक इलेक्शन में जाना नहीं चाहिए जब तक माशी हालात दुरुस्त ना हो जाएं, जब तक हमारे हालात कुछ सीधे ना हो जाएं। इलेक्शंस का हमेशा शोर तो अपोजिशन मचाती है, अपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ें आती हैं, समझ नहीं आ रही वो तो नून लीग वाली ज़बान बोल रहे हैं। अब पता नहीं, अब वो अपने हालात की, अपनी माली हालात की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये तो होता रहता है। मतलब आसपास के पड़ोसी मुल्क भी अगर इधर उधर से देख लें तो ये थोड़ी सी माशी मुश्किलात तो आती रहती हैं, और वैसे भी क्या मुश्किल दौर से गुजरते रहते हैं हम। लेकिन ये कि इलेक्शन
होने चाहिए। और उन्होंने तो तायद की है कि अगर इस असेंबली की मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई करारदाद आई तो वो उसको भी सेकंड करेंगे। और पीपल्स पार्टी का तो ये है ना कि पीपल्स पार्टी के पास तो अब जो नून लीग वाले कहते हैं कि जी उनके पास सिंध है, हाँ। और उससे एक ट्वीट आती है नासिर शाह साहब की कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो, और दूसरी ट्वीट आती है हिना परवेज भट्ट की कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज। हाँ। तो ये सवाल तो वो होता ही नहीं कि इनके इत्तेहाद चलेगा नहीं चलेगा। जब हर कोई अपना अपना वजीर आजम बनवाना चाहता है तो और फिर इलेक्शन किस तरह। और अगर इलेक्शन कराची में जिस तरह मेयर के इलेक्शंस हुए तो कौन एतबार करेगा, कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? देखिए, हाँ, मुल्क में हमेशा मैंने तो ऐसे ही इलेक्शन होते आते हुए देखे हुए, वरना इनकी वो क्या कहते हैं, सिंध में जो जीडीए है वो आपको पता है कि जाहिर है हम लोगों की अपनी सीट्स थी। 2018 में 10 थे, उसके बाद एक सीट पर हम लोग आ गए। तो क्या कहते हैं, ये तो फिर सबको सोचना चाहिए था। आज सब मेयर के इलेक्शन की मिसाल क्यों दे रहे हैं कि वो इलेक्शन ऐसा हुआ था। 2018 में मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी कोई हाल देख ले कि वो हाल कैसे हुआ था। तो हर जगह यही होता है। अब वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आप वक्त ऐसा आता है तो आपकी की भी अगले को कहा लगता है। तो अब ये इस किस्म की बातें आएंगी। जलाल चौधरी साहब के तो और भी बड़े बयानात थे बिलावल भुट्टो के लिए, पता नहीं ये सब लोग कैसे भूल गए। लेकिन अब इकट्ठे चल नहीं सकता ना, हमारी आंखों को भी ये वाला इतना इत्तेहाद देखने की आदत नहीं है। तो वो अब मैंने अब एक बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तो इसमें मैं तो तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको? तहरीके इस्तेहकाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी नई पार्टी है ना, जुबान पे नाम ही नहीं ठहर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो तहरीके इंसाफ से, लोग भी तो तहरीके इंसाफ के है ना उसमें, तो भी नई पार्टी है, जुबान पे चढ़ते चढ़ते और टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में। कुछ बयानियां बनाते हैं उन लोगों के खिलाफ। अब हमारे ज़हन में उनका एक वही क्या कहते हैं साका बना हुआ है जो 4-5 साल से सुनते आए हैं, और अब एकदम से वो अच्छे हो गए। अल्लाह पाक पहले उनको इस्तेहकाम बख्श दे, लोगों का सामना करने की हिम्मत आ जाए, सर नीचे करके ना बैठे में हो, सीना तान के बैठे में हो, तो फिर उनका मुस्तकबिल है। लेकिन समझ नहीं आ रही। अब आप मुझे बताएं, नोमान लंगड़ियाल SAPM और ओन चौधरी SAPM पार्टी वो तहरीके इस्तेहकाम में है। इस्तेहकाम पार्टी जो है फिर मेरे से भी तहरीके देखा टमक लगेगा, लेकिन नाम तो बदला है। ये तो मैंने भी कहा, चेहरे तो वही हैं लेकिन नाम तो बदला। तहरीके इंसाफ के नाम से तो पार्टी नहीं वो लॉन्च कर सकते थे ना, नाम तो बदलना था। चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के पास तो ओहदे हैं, SAPM है वो, तो वो फिर उस पार्टी पे है, तो कैसे होगा? मुझे ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जब आप लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी थे, आपके वो इत्तेहादी थे पंजाब में भी, तो वो उनके साथ जो सलूक हो रहा है इस पर आप लोगों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? उनके साथ पता नहीं, देखें वो कोई दिल से तो, जो मैं सच आपको बस बात बताऊं, सबसे पहले वही लोग हिले थे। वो तो अब CM पंजाब के ऊपर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो सबसे पहले PML क्यों ही हिली थी, और ये कोई मुल्क को बका के लिए के साथ, ये तो वो एक सूरत हाल ऐसी बन गई कि वो ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, ना निगलते बने ना उगलते बने। तो ये पूरी की पूरी काफ लीग तो पहले ही हो जाती। झगड़ा तो CM शिप पर था, और ये झगड़ा अब से नहीं है। जब PML क्यों बनी है तो उस वक्त भी बड़े मियाँ साहब यानी इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो अपने छोटे बेटे को CM पंजाब देखना चाहते थे। झगड़ा तो ये हुआ था, आपके लिए मेरे लिए, या जो अवाम है उसके लिए झगड़ा कभी नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है हम उसको जायज कहें, जिस तरीके से उनको उठाया गया। बिल्कुल बहुत बुरा वो है। एक खानदान, इनके खानदान की तो मिसालें देते थे, इनकी रवादारी की, इनकी मोहब्बत की सारी। वो तो अब मुझे बताया ना कि जब घर के दरवाजे और ये भी टूटे हुए थे, और वो मुस्कुराए भी हैं वजाहत साहब, और बड़ा मजे का देखे कि वो एक ब्यूरो चीफ को देख के मुस्कुराए थे। तो ये नहीं होना चाहिए था। और उससे पहले मैंने कोई PTI क्यों का नाम भी सुना था 1 साल पहले। ये मुझे नहीं पता कि बात बन नहीं सकी, या वो कहते ना कि वो शतरंज के खेल में कोई मोहरे आगे पीछे हो गए, वरना जो खबर हम तक पहुंची थी वो PTI क्यों की सुनी थी हमने।
अच्छा, पीटीआई क्यों भी बनने जा रही थी? क्यों बनने जा रही थी, अब ये आईपीपी आ गई, अब बीच में से क्या उसमें चीज आ गई। लेकिन चलिए ये अभी एक साल इस्तेहकाम पहले पाकिस्तान पार्टी पर इक्तफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।